मेरे प्यारे क्लास 9 स्टूडेंट्स, तुम लोगों का इंग्लिश चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इस चैप्टर की जो क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में उसका आंसर डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे, यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे। ऐसे तो क्वेश्चन आएगा चैप्टर के बाद में, लेकिन यहाँ चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ लैंग्वेज वर्क दिया है, उसको पहले कर लेते हैं। ये देखो, रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड, इस हेडिंग के अंडर कुछ लैंग्वेज वर्क दिया है। सेक्शन 1 में क्या पूछ रहा है, देखो, कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब। ये देखो सेंटर पॉइंट में एक क्वेश्चन दिया है, इसका 4 आंसर तुमको देना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। ये क्यों जरूरी है सीखना, क्या सीखना, पढ़ना और लिखना सीखना। तो इसका क्या 4 जवाब होगा, मैं इसी तरीके से बता देता हूँ, देख लो। 4 जवाब 4 कोने में लिखा गया है। पहला जवाब ये होगा टू बी इंडिपेंडेंट। तो इसको कैसे लिखना है देख लो। पहले लिखो टू बी इंडिपेंडेंट, फिर कमा दे दो, फिर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन में यहाँ जो लिखा है व्हाई इज इट, तुमको लिखना है इट इज। इट के बाद इज लिखना है क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं। तो क्या लिखोगे, टू बी इंडिपेंडेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। फिर आंसर नंबर 2 होगा टू बी लिटरेट। टू बी लिटरेट लिख लेना, फिर कमाल दे देना, फिर वही जो अभी मैं बताया, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, ये लिखना और फुल स्टॉप दे देना। फिर तीसरा जवाब देख लो, टू बी एबल टू रीड आवर फेवरेट स्टोरीज, ये लिखकर फिर कमा लगा लेना, फिर वही आंसर को जोड़ देना, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। फिर चौथा आंसर, टू हैव ए सक्सेसफुल कैरियर, ये लिखकर कमा लगा लेना, फिर वही आंसर को रिपीट कर लेना, इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, फुल स्टॉप। अब आ जाओ सेक्शन 2 में। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिया है तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, जब एक्सप्लेनेशन वीडियो देखोगे पार्ट 1 यूनिट 1 का, उसमें मैं बता चुका हूँ। अब आ जाओ सेक्शन 3 में क्या पूछ रहा है देख लो। रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। मतलब नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ लो, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स, और ये जो मतलब पैसेज में जो हाईलाइटेड वर्ड है यहाँ सब, प्रोटैगोनिस्ट, डिबेट, इसको मैचिंग करो इसके साथ, गिवन इन द बॉक्स बिलो, ये बॉक्स के अंदर जो सब मीनिंग है उसके साथ उसका मैचिंग करो। तो देख लो क्या होगा, मैचिंग में बता देता हूँ। प्रोटैगोनिस्ट ये होगा मेन कैरेक्टर जो नंबर 7 में है, और डबल आई का है डिबेट। डिबेट का मीनिंग होगा डिस्कशन, नंबर 4 में है। और ट्रिपल आई एपिसोड, एपिसोड का होगा सीरियल नंबर 5 में जो वर्ड मीनिंग दिया है, पार्ट ऑफ ए स्टोरी। और आई भी यहाँ दिया है कम्युनिटी, कम्युनिटी होगा जो सीरियल नंबर 3 में है, पीपुल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, ये होगा जवाब। फिर यहाँ भी है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होगा फोकस, सीरियल नंबर 6 में है। ठीक इसी तरह ईगरली, ईगरली एक्साइटेडली, सीरियल नंबर 1 में दिया है। फिर वी डबल आई कन्विंसिंग, कन्विंसिंग मतलब यहाँ होगा सीरियल नंबर 2 में बिलीवेबल। और लास्ट वर्ड है गाइडेड, गाइडेड के लिए कोई एक ही बच्चा होगा, देख लो, हाँ, सीरियल नंबर 8 में एक जो है डायरेक्टेड, वो होगा। अब चलते हैं यूनिट 1 के नीचे जो सब क्वेश्चंस दिया है उसका आंसर क्या होगा, जवाब क्या होगा देखेंगे। ये देखो, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, इंस्ट्रक्शन क्या दिया है पढ़ो। कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की यूनिट 1 यानी पार्ट 1 को बेस करके यहाँ कॉज एंड इफेक्ट एक टेबल दिया है, तुमको इसको फिलअप करना है। ये देख लो, सीरियल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में इफेक्ट दिया है, उसका कॉज क्या होगा। इफेक्ट क्या दिया है, द मॉर्निंग पेपर्स
arrived late in the day and weekly magazines would come one day late। मतलब मॉर्निंग पेपर न्यूज़पेपर एक दिन लेट में आता था और वीकली मैगजीन्स एक दिन लेट में भी आता था। इसका कॉज क्या है, इसके पीछे कौन सा कॉज रेस्पॉन्सिबल है, ये कॉज बताओ या कॉज लिखो। ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ कॉज दिया है, द ग्रैंड मदर क्रिस्तका नेवर वेंट टू स्कूल। दादी माँ क्रिस्तका कभी स्कूल नहीं गई। इसका इफेक्ट क्या हुआ, स्कूल नहीं जाने से क्या प्रभाव पड़ा, उसका जवाब लिखो। तो चलो सबका आंसर दिखा देता हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको इफेक्ट दिया था, क्यों न्यूज़पेपर और मैगजीन लेट में आता था। तो इसका कॉज है द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द विलेज वाज नॉट वेरी गुड, क्योंकि गांव को जाने आने का मतलब व्हीकल सिस्टम अच्छा नहीं था, तो इसीलिए ये सब लेट आता था। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कॉज दिया था कि दादी माँ क्रिस्ता का कभी स्कूल नहीं गई। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव ये हुआ सी नेवर लर्न टू रीड एंड राइट एट ए यंग एज। वो पढ़ नहीं पाई, लिख नहीं पाई, ये सीख नहीं पाई अपनी यंग एज में। ठीक इसी तरह सीरियल 3 में इफेक्ट दिया था। इफेक्ट क्या दिया है, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स। वो बड़े ही इंटरेस्ट रहती थी दादी माँ ये कहानी में। कौन सी कहानी, काशी यात्रा की कहानी में। और ये कहानी की हर एपिसोड को वो डिस्कस करती थी अपनी साथियों के साथ। ये था इफेक्ट। तो इसके पीछे कॉज क्या था, द नरेटर रेड द काशी यात्रा टू हर ग्रैंड मदर। ऐसा कैसे होता था, इसका पीछे रीजन ये था कि जो नरेटर यानी लेखिका सुधा मूर्ति वो पढ़ के सुनाती थी अपनी दादी माँ को काशी यात्रा के एपिसोड। तो इसका इफेक्ट ये होता था कि वो दादी माँ जाकर फिर मंदिर में जहाँ उनके दोस्त उनके साथ मिलते थे उनके साथ वो डिस्कस करती थी बड़ा ही इंटरेस्ट के साथ। फिर हम चलते हैं ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में कॉज दिया है द नरेटर वेंट टू ए वेडिंग फॉर ए वीक। जो लेखिका है वो चली गई एक शादी घर में एक हफ्ते के लिए। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, द ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड द काशी यात्रा। मैगजीन तो आया टाइम पर लेकिन दादी माँ पढ़ नहीं पाई। इसके पीछे रीजन ये था कि वो नरेटर चली गई थी, लेखिका चली गई थी एक शादी घर में। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में कॉज हुआ द ग्रैंड मदर गॉट मैरिड एट ए वेरी यंग एज। दादी माँ अपनी कम उम्र में शादी कर ली। तो इसका इफेक्ट क्या रहा, ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। दादी माँ कभी स्कूल नहीं गई, जा नहीं पाई। ठीक इसी तरह लास्ट क्वेश्चन 6 में कॉज दिया है द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। दादी माँ बहुत ही रिग्रेट की, मतलब अफसोस करती रही कि वो स्कूल नहीं जा पाई। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, शी मेड श्योर ऑल हर चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल एंड स्टडीड वेल। वो श्योर करती थी कि उसकी सारी बच्चे और जो पोता पोतियाँ हैं वो किसी स्कूल को जाए और अच्छे से पढ़ाई करें। तो हमने सेक्शन 1 में कॉज एंड इफेक्ट टेबल कंप्लीट कर लिया। तो अब सेक्शन 2 में एक क्वेश्चन दिया है, इसका जवाब देखेंगे लेकिन पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स। क्या तुम सोच रहे हो कि लेखिका एक्सपेक्ट की थी कि वो देखेगी अपनी दादी माँ को आंसुओं में, व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज, जब वो शादी घर से लौटी अपनी गांव को, तो क्या देखेगी, कभी वो सोची थी कि उसकी दादी माँ आंसू में होगी यानी रोई होगी। इफ़ येस व्हाई, इफ़ नो व्हाई नॉट। अगर लेखिका नहीं सोची है तो क्यों, अगर सोचिए ये बात तो क्यों। ये 2 क्वेश्चन दिया है, किसी एक के ऊपर तुमको एग्री करना होगा और उसी हिसाब से तुमको रीजन मेंशन करना होगा। तो जवाब ये रहा, देखो। तो जवाब है नो, नहीं। द नरेटर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स। यानी लेखिका कभी ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो देखेगी लौटकर अपनी दादी माँ को आंसुओं में, व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज, जब वो गांव को लौटी उसी हालत में। वी नो दिस, हमको ये कैसे पता चला कि नहीं, बिकॉज द नरेटर सेड, क्योंकि स्टोरी में नरेटर कहते हैं शी वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज्ड हो गई थी, ताजुब हो गई थी। व्हेन शी सॉ हर ग्रैंड मदर क्राइंग, जब वो देखी अपनी दादी माँ को रोते हुए तो वो ताजुब हो गई थी।
इसका मतलब वो कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। शी डिस्क्राइब, फिर वो नैरेटर यानी लेखिका सुधा मूर्ति लिखती है, डिस्क्राइब करती है हर ग्रैंड मदर टू बी रेजिलेंट, उसकी दादी माँ बड़े ही सहने वाली एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक मजबूत पर्सन इंसान है। आज शी डिड नॉट क्राई इवन इन टॉ सिचुएशंस, वो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन है कि वो कभी रोई नहीं टॉ सिचुएशन में, यानी मुश्किल हालात में वो कभी रोई नहीं। इसीलिए वो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो गांव को लौटने के बाद वो देखेगी अपनी दादी माँ को आंसुओं में। सेक्शन 3 में क्वेश्चन है, हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट। मतलब नरेटर यानी लेखिका कैसे मदद की होगी अपनी दादी माँ की उसकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। वो कौन सी डिजायर, कैसे वो पढ़ेगी, कैसे वो लिखेगी। तो वो कैसी मदद की वो लेखिका सुधा मूर्ति, वो तो यूनिट 2 में है, लेकिन वो कैसी की होगी इसी के ऊपर तुमको सोचकर लिखना है कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे लिखाया जाता है। इसी के आधार पर तुमको एक जवाब प्रिपेयर करना है। तो जवाब क्या होगा देखते हैं। जवाब ये रहा, द नैरेटर हेल्प्ड हर ग्रैंडमदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट बाय टीचिंग हर द डिफरेंट अल्फाबेट्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस एंड राइट देम। नैरेटर यानी लेखिका मदद की थी अपनी दादी माँ की फुलफिल करने के लिए उसकी डिजायर को। टू लर्न टू रीड एंड राइट, वो डिजायर क्या था, सीखना, कैसे पढ़ेंगे कैसे लिखेंगे। वो कैसे सिखाई, बाय टीचिंग हर, सिखाकर उनको, द डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, अलग अलग अक्षर सिखाई, एंड हाउ टू प्रोनाउंस, और उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा उसको भी बताई, एंड राइट देम, और उसको कैसे लिखा जाएगा ये भी बताई। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है 1 और 2 मार्क का तो यहाँ तक जवाब सही है। अगर क्वेश्चन 3-4 मार्क के लिए आया है तो इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा, ये भी लिखा है, मैं समझा देता हूँ। शी देन मूव टू ऑन टू टीच हाउ टू फॉर्म वर्ड्स, फिर वो आगे बढ़ी होगी सिखाने के लिए कि कैसे वर्ड फॉर्म किया जाता है, अल्फ़ाबेट यानी लेटर सीखने के बाद वर्ड कैसे बनाया जाता है सिखाई होगी। एंड देन हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस, वर्ड सिखाने के बाद सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाई होगी। सिमिलर हाउ वी आर टॉट इन स्कूल्स, ठीक उसी तरह जैसे हमको स्कूल में अपने टीचर हमको बताते हैं। शी वुड गिव हर होमवर्क, यानी लेखिका सुधा मूर्ति अपनी दादी माँ को होमवर्क भी देती होगी। आस्क्ड हर टू रीड, और बीच बीच में पूछती होगी कि पढ़ो, एंड राइट लिखो, एंड स्पीक बोलो, रिपीटेडली टू मेक श्योर शी लर्न्ड, ऐसी काम वो रिपीटेडली करती होगी, बार बार करती होगी ये श्योर होने के लिए कि वो सीखी कुछ। Therefore, starting from the basics and moving to the complex parts slowly and with repetitions helped her grandmother learn कन्नड़ा। तो इसीलिए हम ये सोच सकते हैं कि बेसिक, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक बात जैसे लेटर, वर्ड, सेंटेंस, ये सब सिखाने के बाद वो कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर धीरे धीरे गई होगी, यानी कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो सिखाई होगी विथ रिपीटेशंस, और उसको बार बार रिपीट भी की होगी। यही काम, ये जो एक के बाद एक काम, ये इसी तरह से वो मदद की होगी अपनी दादी माँ को कन्नड़ा सीखने में। तो यहाँ तक हमने यूनिट 1 की एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब बारी है यूनिट 2 के नीचे जो सब दिया है क्वेश्चन और उसका लैंग्वेज वर्क। यूनिट 2 के नीचे मतलब चैप्टर के नीचे यहाँ जो तुम्हारे लिए काम दिया गया है उसका पहला हेडिंग है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, और इस हेडिंग के अंडर जो इंस्ट्रक्शन है लिखा है देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ये बताओ कि नीचे दिए गए सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला सेंटेंस, द ग्रैंड मदर वांटेड टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। ये ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू है क्योंकि वो अपने आप को डिपेंडेंट महसूस करती थी। Sentence 2, grandmother asked someone in the village to read काशी यात्रा to her while the narrator was away। दादी माँ किसी को जाकर पूछी गांव में कि थोड़ा पढ़ के सुनाओ काशी यात्रा स्टोरी, जब वो सुधा मूर्ति बाहर थी। तो ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस फॉल्स है। सेंटेंस नंबर 3, द नैरेटर वॉज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़ा।
ये नरेटर जो सुधा मूर्ति है ये दादी माँ की पहली शिक्षिका थी और उनको सिखाई कैसे पढ़ा जाता है कन्नड़ा भाषा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर देखते हैं फोर्थ, ये रहा फोर्थ। द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देयर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। दादी माँ को ये यकीन था कि पढ़ने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। तो ये बात सही है, मतलब ट्रू। नंबर 5, द ग्रैंड मदर टॉस द नरेटर्स फीट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर एज ए टीचर। दादी माँ छुई लेखिका की यानी सुधा मूर्ति की पाँव को एक रेस्पेक्ट, एक सम्मान देने की हिसाब से, क्योंकि वो एक टीचर है। तो ये बात सही या गलत? ये बात सही है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। 6, नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड इन लर्निंग टू रीड। लेखिका यानी सुधा मूर्ति नाखुश थी, पढ़ाई में दादी माँ जो प्रोग्रेस की थी उसको लेकर वो नाखुश थी। क्या ये बात सही है? सही नहीं है, ये गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखते हैं यहाँ सेकेंड हेडिंग में क्या दिया है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, मतलब पढ़ो, सोचो और बताओ। तो यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है चैप्टर से लाकर, तो इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ लो अच्छे तरीके से, फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन के ऊपर आना। तो मैं आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आई, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करो, फिलअप करो, ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करके। पढ़ते हैं क्या लिखा है। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टेल्स अस दैट द ग्रैंड मदर वाज, क्या है यहाँ फिलअप करना है। तो पहले समझते हैं। एक फ्रेज है चैप्टर में जहाँ लिखा है नेवर सीन हर क्राई। लेखिका बोलती है मैं कभी उनको देखी नहीं रोते हुए, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। तो ये हमको दादी माँ के बारे में क्या बताता है? क्या बताता है? ग्रैंड मदर वाज स्ट्रॉन्ग विल्ड, और ग्रैंड मदर वाज अंडरस्टैंडिंग, और ग्रैंड मदर वाज कंसिडरेट, और ग्रैंड मदर वाज बोल्ड। तो यहाँ सही आंसर होगा बोल्ड, क्योंकि वो बड़ी साहसी थी, कभी जिंदगी में रोई नहीं। मतलब लेखिका जितने दिनों से जानती है अपनी दादी माँ को, तो सही आंसर हो जाएगा बोल्ड। स्ट्रॉन्ग विल्ड नहीं होगा। किसी को अगर लगता है स्ट्रॉन्ग विल्ड, होगा नहीं, क्योंकि विल्ड का मतलब इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल्ड मतलब मजबूत इच्छा शक्ति। तो मजबूत इच्छा शक्ति का रोना धोना के साथ कोई ताल्लुक नहीं। किसी चीज़ को हासिल करने में वो स्ट्रॉन्ग विल्ड काम में आता है, लेकिन रोना धोना का ताल्लुक किसके साथ है? बोल्ड यानी हिम्मत के साथ है। जिसके पास हिम्मत नहीं वो रोता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। क्या दिया है पढ़ लो। ग्रैंड मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑलराइट। दादी माँ कुछ जवाब नहीं दी जब लेखिका सुधा मूर्ति पूछी क्या उनकी हालत ठीक है या नहीं। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज शी माइट हैव बीन टू। ऐसा क्यों हुआ? वो जवाब क्यों नहीं दी? टू इमोशनल हो सकती है, टायर्ड नहीं। टायर्ड हो के जवाब नहीं दिया ऐसा नहीं है, वो इमोशनल हो गई थी टू रेस्पॉन्ड, इसीलिए वो रेस्पॉन्ड नहीं की। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछा है आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम्स। तो एक्सट्रैक्ट यानी पैराग्राफ में जो लिखा है उससे निकालो, जिससे पता चलेगा कि वहाँ का जो सेटिंग है, मतलब सराउंडिंग, वो रूरल है, ट्रेडिशनल है। वो कौन सी सेंटेंसेस से तुमको पता चलता है, वो सेंटेंस दिखाओ पैराग्राफ में से। तो देखते हैं क्या होगा। रूरल सेटिंग की सेंटेंस यहाँ है, देख लो। वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। हम घर के ओपन टेरेस में सो रहे थे। ऐसा गांव में ही होता है, रूरल एरिया में। इट वॉज ए समर नाइट एंड देयर वॉज ए फुल मून, यानी मतलब खुले आसमान के नीचे सोए हुए हैं, आसमान में फुल मून है, चांद है। तो यहाँ से रूरल सेटिंग हमको मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई भी पूछ रहा है व्हिच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टैब्लिश ए टेंडर एटमॉस्फेयर। वो पैराग्राफ यानी एक्सट्रैक्ट से बताओ वो कौन सी सेंटेंस यानी लाइन्स तुमको बता रहा है कि वहाँ की जो एटमॉस्फेयर वो टेंडर है। टेंडर मतलब लव और अफेक्शन से भरा हुआ है। वो कौन सी सेंटेंस है देखते हैं। ये रहा पैराग्राफ के नीचे जो लास्ट सेंटेंसेस है। आभा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। दादी माँ आई और मेरे पास बैठी।
हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, उनके हाथ मेरे माथे पर लगी और घुमाई अफेक्शन के साथ यानी लव और मोहब्बत के साथ। तो ये रहा सही आंसर, ये 2 सेंटेंसेस। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर भी पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फासाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। नीचे दिए गए 4 एस्पेक्ट में से यानी ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही नहीं है एक्सट्रैक्ट मतलब पैराग्राफ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट और पैराग्राफ। तो इसी में से जो सी नंबर है ये नहीं है वो पैराग्राफ में। सी नंबर में क्या लिखा है, द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, उनके पास एजुकेशन नहीं है, इसी के ऊपर वो दुखी है। ये बात हमको इस पैराग्राफ से मालूम नहीं पड़ता है, मतलब ये बात चैप्टर में तो है लेकिन इस पैराग्राफ में नहीं है। तो ये होगा सही आंसर। तो आते हैं पैराग्राफ नंबर 2। तो तुम्हारा काम है इसी पैराग्राफ को थोड़ा पॉज करके अच्छे से पढ़ लो, और यहाँ इस पेज में भी थोड़ा सा है उसको अच्छे से पढ़ लो, फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ढूंढना। तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर आई। क्वेश्चन नंबर आई पूछ रहा है व्हाट डज द ग्रैंड मदर स्टेटमेंट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। चैप्टर में एक स्टेटमेंट है, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, दादी माँ बोली आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। ये उनकी कैरेक्टर के बारे में क्या बता रहा है। तो नीचे दिया गया है 4 ऑप्शंस, इसी में से कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती थी। इंडिपेंडेंट का मतलब सेल्फ सफिशिएंट, वो आत्मनिर्भर होना चाहती थी। ये होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 डबल आई देख लो, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। सेंटेंस क्या दिया है देखो, द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो डैश। ग्रैंड मदर की जो स्ट्रॉन्ग विल है ये बता रहा है हमको कि लर्निंग यानी शिक्षा, एजुकेशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा एज लिमिट। क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई क्या पूछ रहा है देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ ए सुइटेबल रीजन। तो रीजन देना पड़ेगा यहाँ, तो थोड़ा आंसर लंबी होगा, तो मैं दिखा देता हूँ सही आंसर क्या होगा। ये देखो, द नैरेटर लाफ्स एट हर ग्रैंड मदर्स डिसीजन टू लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 62। वो लेखिका सुधामूर्ति हंसती है दादी माँ की डिसीजन को सुनकर। वो डिसीजन क्या था कि वो सीखेगी, अक्षर सीखेगी कन्नड़ा अल्फ़ाबेट। कितनी उम्र में, 62 की उम्र में। वो क्यों हंसी, बिकॉज उसका रीजन बताओ। तो रीजन ये होगा, नैरेटर लाफ्स एट हर ग्रैंड मदर्स डिसीजन टू लर्न द अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ 62 बिकॉज शी बिलीव दैट हर ग्रैंड मदर वॉज टू ओल्ड। वो बिलीव करती थी, यकीन करती थी, सोचती थी कि उसकी दादी माँ बहुत ही उम्रदराज है, बहुत ही बूढ़ी है, वो सीख नहीं पाएगी कन्नड़ा भाषा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आई भी, लिस्ट एनी 2 क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर की कोई 2 क्वालिटी, 2 लक्षण बताओ। पहला है ग्रैंड मदर डिस्प्लेड डिटर्मिनेशन। ग्रैंड मदर अपनी स्ट्रॉन्ग विल को शो की, एंड विलिंगनेस टू लर्न। ये 2 है, डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस। क्वेश्चन नंबर भी पूछ रहा है हाउ कैन वी से दैट द नैरेटर इज मेकिंग अजम्पशंस अबाउट हर ग्रैंड मदर। हम कैसे ये कह सकते हैं कि वो लेखिका सुधामूर्ति दादी माँ के बारे में एक अजम्पशन बना लिए, उनके बारे में एक अपने मन में एक डिसीजन सोच ली है, एक रीजन सोच ली है। वो कौन सी लिखावट से तुमको मालूम पड़ता है। जवाब ये रहा, वी कैन से दैट द नैरेटर इज मेकिंग अजम्पशंस। हम बता सकते हैं कि लेखिका अपनी दादी माँ के बारे में एक अजम्पशन बना ली है। वो कौन सी बात से पता चलता है देखो, शी चाइल्डिशली लाफ एट हर। वो बच्चे की तरह हंस पड़ी दादी माँ को देखकर, उनकी डिसीजन सुनकर। एंड बिलीव दैट ए पर्सन एट द एज ऑफ 62 कैन लर्न एनीथिंग न्यू। वो सोची कि 62 उम्र वाले कोई आदमी कुछ पढ़ नहीं सकती, कुछ सीख नहीं सकती। ये उनकी रॉन्ग अजम्पशन थी अपनी दादी माँ के बारे में। तो हमने अब तक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की सेक्शन 1 कंप्लीट किया, जिसमें 2 पैराग्राफ आया। अब हमारा बारी है सेक्शन 2, और यहाँ सेक्शन 2 में कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस दिया है। इसका जवाब क्या होगा देखेंगे। पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे, फिर जवाब को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंडमदर वाज एम्बारास्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर
while the narrator was away. Why do you think? तुम क्यों सोच रहे हो? The grandmother was embarrassed. दादी माँ को शर्मिंदगी महसूस हुई. क्यों? To ask someone else to read to her. किसी को जाके वो बोलेगी कि पढ़ के मुझे ज़रा सुना. कब? While the narrator was away. narrator मतलब सुधामूर्ति उनकी ग्रैंड डॉटर नातनी, वो जब दूर चली गई थी पड़ोस के गांव में, तब दादी माँ को ऐसा क्यों लगा, शर्मिंदगी क्यों लगा कि किसी को जाके पूछे, किसी को जाके रिक्वेस्ट करे कि मुझे ज़रा पढ़ के सुनाओ, ऐसा उनको क्यों महसूस हुई. तो जवाब लिखोगे आई बिलीव दैट, मुझे ये यकीन है, दैट के द ग्रैंड मदर बींग ए स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, दादी माँ एक स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन है, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की आदमी. फाउंड इट एम्बैरेसिंग, उनको ये लगा ये बात एम्बैरेसिंग है, शर्मिंदगी की बात है. कौन सी बात? टू डिस्प्ले, बताना, हर इनएबिलिटी टू रीड, लोगों को बताना को वो इनेबल है, अक्षम है पढ़ने के लिए. और क्या बताना? एम्बैरेसिंग. हर डेस्परेट चाइल्डिश डिजायर, एक बच्चे की तरह जिद कर रही है. टू नो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी की दूसरी पार्ट जानने के लिए. ये दोनों बात लोगों को पता चलेगा तो इससे उनको शर्मिंदगी महसूस होगा. शी वॉज अप्रेंसिव दैट पीपुल मे लाफ एट हर लाइफ एट हर इफ दे केम टू नो ऑफ हर शॉर्ट कमिंग्स. शी वॉज अप्रीहेंसिव मतलब उनको डर लगा, दैट पीपुल में लाफ, लोग शायद हंसेंगे, एट हर उनकी तरफ देख के, इफ़ दे केम टू नो ऑफ हर शॉर्ट कमिंग्स जब उनको मालूम हो जाएगा, यानी लोगों को मालूम पड़ेगा कि उनके पास ये शॉर्ट कमिंग है, ये इनएबिलिटी है, ये अक्षमता है कि वो पढ़ नहीं पाएगी, तो लोग हंस सकते हैं. ये सोचकर उनको एम्बारस फील हुआ, शर्मिंदगी फील हुआ. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62. क्यों नरेटर सुधामूर्ति को पहले पहले हंसना पड़ा दादी माँ की तरफ देख के, वो जब अपनी डिटर्मिनेशन जाहिर की कि वो सीखेगी 62 की उम्र में पढ़ना लिखना. तो ये जानने के बाद लेखिका सुधामूर्ति क्यों हंस पड़ी अपनी दादी माँ के चेहरे की तरफ देख के. जवाब देखो. द नरेटर फाउंड इट फनी दैट हर 62 years old ग्रैंडमदर वुड वांट टू लर्न कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स. मतलब नरेटर यानी सुधामूर्ति को क्यों हंसी आई? वो फाउंड इट फनी, उनको ये लगा कि ये बात बड़ा ही फनी है, मज़ा की है. दैट हर 62 year old ग्रैंड मदर, 62 उम्र की दादी माँ, वो चाहती है सीखेगी कन्नड़ा की वर्णमाला यानी अक्षर. ये बात उनको बड़ा ही मज़ा की लगा. क्यों फनी लगा? फास्टली बिकॉज इट इज़ एन अनयूजुअल थिंग टू डू फॉर एन एजेड लेडी एट ए विलेज. पहली बात तो ये है कि एक अनयूजुअल यानी आम बात नहीं थी कि एक एजेड लेडी, एक उम्र दराज औरत गांव में ये काम करेगी. गांव में ऐसा कोई नहीं करते हैं, पहली बात. दूसरी बात क्या था? सेकेंडली शी हैड ऑलवेज सीन हर ग्रैंडमदर वर्किंग इन द किचन. दूसरा बात यह है कि वो हमेशा देखती आई कि उनकी दादी माँ काम करती रहती है किचन में. एंड नेवर हैविंग एनीथिंग टू डू विथ बुक्स, कभी उनको वो किताब पढ़ते हुए नहीं देखी थी. इसीलिए इतने उम्र में जब वो पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो लेखिका सुधामूर्ति को, नरेटर सुधामूर्ति को हंसी आई. थर्डली हर लर्निंग वुड नॉट बी वेरी यूजफुल इन हर फ्यूचर आज शी वॉज ऑलरेडी 62. और क्यों हंसी आई? वो सोचती थी कि उनकी सीखना, पढ़ाई लिखना सीखना वो काम में नहीं आएगा फ्यूचर में, जबकि उनको 62 ईयर हो गया, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, कैरियर नहीं है, तो ये पढ़ना लिखना कोई काम में नहीं आएगा, ये सोचकर वो हंस पड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ अ काशी यात्रा हैव इन बोथ द ग्रैंडमदर्स लाइफ एंड द स्टोरी. क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वैल्यू है इस स्टोरी की? कौन सी स्टोरी? काशी यात्रा की स्टोरी. किसमें? दादी माँ की जिंदगी में क्या वैल्यू है और इस कहानी में भी क्या वैल्यू है, बताओ. तो आंसर ये रहा. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग रहेगा. देखो क्या लिखा है, क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है. द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा इज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट ए चेंज इन द ग्रैंड मदर्स लाइफ विच इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी. ये काशी यात्रा की कहानी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है, ब्रिंगिंग अबाउट ए चेंज, एक चेंज लाने में, एक बदलाव लाने में.
किसके ज़िंदगी में? दादी माँ की ज़िंदगी में ये कहानी के बदलाव लाई, विच इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। और यही बात इस कहानी की सेंट्रल थीम है, यानी मूल तत्व है। जस्ट लाइक द प्रोटागोनिस्ट ऑफ काशी यात्रा, ग्रैंड मदर टू डिजायर्ड टू विजिट विश्वेश्वरैया टेम्पल इन काशी। जैसे प्रोटागोनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर काशी यात्रा की कहानी में वो जो बूढ़ी औरत वो चाहती थी कि जाएगी काशी, विश्वेश्वरैया टेम्पल जाके देखेगी, ठीक है उसी तरह इनकी दादी माँ की भी डिजायर था कि वो भी विजिट करेगी विश्वेश्वरैया टेम्पल काशी में। ग्रैंड मदर वॉज डेस्परेट टू नो, दादी माँ बड़ा ही उत्सुक रहती थी वो जानेगी हाउ द स्टोरी प्रोसीडेड, आगे कहानी में क्या हुआ। बट वॉज अनेबल टू डू सो व्हेन द नरेटर वेंट अवे फॉर ए वीक टू अटेंड ए वेडिंग, लेकिन वो जान नहीं पाई, अनेबल रही कहानी में आगे क्या हुआ, क्योंकि नरेटर जब चली गई एक हफ्ते के लिए एक वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए, तो दादी माँ के लिए मुश्किल रहा। हर सेल्फ रेस्पेक्ट स्टॉप्ड हर फ्रॉम आस्किंग समवन एल्स टू रीड आउट द स्टोरी टू हर। उनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, खुददारी, उनको रोक कर रखा कि वो जाके किसी को पूछे कि थोड़ा पढ़ के मुझे सुना दो कहानी में आगे क्या हुआ। आज इट वुड एक्सपोज हर वल्नरेबिलिटी, क्योंकि ऐसा अगर वो करेगी तो उनकी जो कमी है वो एक्सपोज हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा लोगों को। द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा मेड ग्रैंड मदर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर एन इंडिपेंडेंट लाइफ। एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए ये काशी यात्रा की कहानी दादी माँ को ये महसूस कराई कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कितना है, शिक्षा की महत्व कितना है। शी बिकेम डिटरमिन टू लर्न कन्नड़ा फ्रॉम हर ग्रैंड डॉटर होम शी मेड हर गुरु। फिर वो डिटरमिन्ड बन गई, यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाली बन गई दादी माँ कि वो सीखेगी कन्नड़ा भाषा अपनी ग्रैंड डॉटर से, और अपने ग्रैंड डॉटर को अपनी गुरु यानी टीचर बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर। ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न कन्नड़ा अल्फ़ाबेट, दादी माँ की जो इच्छा है कि वो कन्नड़ा वर्णमाला सीखेगी, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, यानी उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बताता है ये डिसीजन। जवाब ये रहा, ग्रैंड मदर हैड स्पेंट हर एंटायर लाइफ विदाउट रीडिंग ए वर्ड। दादी माँ अपनी ज़िंदगी गुजार दी थी, कभी ज़िंदगी में एक वर्ड भी नहीं पढ़ी थी। हाउएवर हर इनएबिलिटी टू रीड द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा ड्यूरिंग द नरेटर एब्सेंस मेड हर रियलाइज दैट शी वॉज हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट एज एन इलिटरेट पर्सन। हाँ, ये बात है कि वो जब पढ़ नहीं पाई स्टोरी काशी यात्रा की, जब नरेटर एब्सेंस थी यानी सुधा मूर्ति एब्सेंट थी घर में, ये बात, ये हालत मेड हर रियलाइज, उनको महसूस कराई कि वो कितने हेल्पलेस है, बेसहारा है, डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, क्योंकि वो एक इलिटरेट पर्सन है, अशिक्षित आदमी, अनएजुकेटेड आदमी है, ये महसूस हुआ उनको। हर डिजायर टू लर्न एट 62 पोर्ट्रेज हर फॉर्सली इंडिपेंडेंट स्पिरिट। जब वो अपनी इच्छा जाहिर की कि वो सीखेगी कन्नड़ा भाषा 62 की उम्र में, तो ये पोर्ट्रे करता है, ये शो करता है, ये दिखाता है कि वो कितना इंडिपेंडेंट स्पिरिट है, दूसरों के ऊपर निर्भर करने वाली नहीं है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हर इंटेलिजेंस, और ये भी उनकी दिमाग में इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, दिमाग है, ये भी दिखा रहा है। एंथुजियाज्म, उनका कितना एंथुजियाज्म है, मन में कितना उत्साह है वो भी बताता है। डिटर्मिनेशन, कितनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाली आदमी है ये भी बताता है। टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स, जो भी मुश्किलात आएगा सामने उसको जीतने में वो कितनी डिटर्मिन्ड है ये दिखा रहा है। ये डिस्पाइट हर एज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द हाउस होल्ड, उनकी उम्र जो भी हो और उनका जितना भी काम हो घर में, ये सब के बावजूद वो कितनी डिटर्मिन्ड है, कितना एंथुजियास्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है, ये सब बता रहा है उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, व्हाट लेसन्स कैन वी इन्फॉर फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट। हमने कहानी में देखा कि दादी माँ अपनी ग्रैंड डॉटर यानी नरेटर की पाँव को छुई, तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं और क्या सीख हमें इससे हासिल होता है। जवाब रहा, द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट डिस्पाइट द ह्यूज एज डिफरेंस टीचेस अस दैट द टीचर और द गुरु मस्ट बी रेस्पेक्टेड फॉर इम्पार्टिंग प्राइसलेस नॉलेज। दादी माँ की ये जो काम है, छूना सुधा मूर्ति की पाँव को, इतने बड़े एज गैप के होने के बावजूद यह हमको बता रहा है कि एक टीचर
यानी एक गुरु, उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए क्योंकि वो हमें देते हैं प्राइसलेस नॉलेज, बहुत सारे नॉलेज देते हैं जिसको मनी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। द टीचर कमांड्स रेस्पेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, कास्ट, क्रीड और जेंडर। एक टीचर वो किसी भी एज की हो, कास्ट की हो, किसी भी क्रीड, ये भी कास्ट के एक पार्ट है, और किसी भी जेंडर की हो, फीमेल हो या मेल हो, उनको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। इट टेल्स अस दैट, और ये भी हमें बताता है, वन मस्ट बी ग्रेटफुल एंड रेस्पेक्टफुल टुवर्ड द टीचर। एक स्टूडेंट हमेशा एक टीचर के प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए और रिस्पेक्टफुल भी रहना चाहिए। हु एनलाइटेंस, एम्पावर्स एंड हेल्प्स वन टू बिकम इंडिपेंडेंट। हु मतलब वो टीचर उसको एनलाइटन करता है स्टूडेंट को, यानी नॉलेज देता है, उसको एम्पावर करता है यानी एबल करता है, और हेल्प भी करता है एक इंडिपेंडेंट आदमी बनने में। इसीलिए टीचर को सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी। ये जो नीचे दिया गया है सेंटेंस यानी लाइन, हमको क्या बता रहा है स्टोरी की थीम के बारे में, स्टोरी की समरी के बारे में। वो लाइन क्या है, फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। ये सेंटेंस चैप्टर में है और ये बात नरेटर सुधा मूर्ति ने बोली है। क्या बोली है, फॉर ए गुड कॉज, अगर एक अच्छी काम के लिए, इफ आर डिटरमिन्ड, अगर तुमने दृढ़ निश्चय ले लिया है, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तुम जीत सकते हो हर बाधा को। इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस हमको क्या बताता है, आंसर देखो। द एबव मेंशन्ड लाइन, यहाँ एबव और मेंशन्ड दो वर्ड है, उसको अलग कर लेना। द एबव मेंशन्ड लाइन टेल्स अस दैट, ऊपर दिया गया सेंटेंस हमको ये बताता है, विल पावर इज द प्राइमरी टू सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए विल पावर प्राइमरी है यानी बेयरली नेसेसरी है। विल पावर यानी इच्छा शक्ति। ए पर्सन विथ डिटर्मिनेशन, पॉजिटिव आउटलुक एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट विल फाइंड आउट ए वे टू ओवरकम एनी हिंड्रेंस दैट कम्स इन द पाथ ऑफ सक्सेस। एक आदमी जिसके पास दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन है, पॉजिटिव आउटलुक है, अच्छी काम के लिए उसकी इंटरेस्ट है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, हमेशा समाधान चाहता है, रास्ता निकालना चाहता है, तो ऐसा आदमी जरूर उसको रास्ता मिलेगा कि वो हर हिंड्रेंस, हर ऑब्स्टेकल, हर बाधा को जीत सकता है जो उसकी सक्सेस के रास्ते में आता है। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन एक जिंदगी भरा प्रोसेस है, वो शॉर्ट टर्म काम नहीं है, लॉन्ग टर्म काम है। एंड द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर गेन एजुकेशन, और दादी माँ की दृढ़ निश्चय यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग विल, उनको मदद की एजुकेशन को हासिल करने में, गेन करने में। एंड इंडिपेंडेंस, स्वाधीन बनने में, बेसहारा नहीं बनने में। कितने उम्र में भी, 62 की उम्र में भी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। पर्सनल इंडिपेंडेंट कौन बनी, दादी माँ बनी, तो एक आदमी को पर्सनली इंडिपेंडेंट बनने में एजुकेशन का रोल यानी वैल्यू कितना है, ये कहानी हमको इसके बारे में क्या बताता है। आंसर ये रहा, द मेन थीम ऑफ द स्टोरी यानी कहानी की समरी थीम ये है, इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन बिकमिंग सेल्फ रिलियंट। सेल्फ रिलियंट मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ऊपर आत्मनिर्भर जिसको कहते हैं। आत्मनिर्भर होने में एजुकेशन का बहुत ही वैल्यू यानी रोल है। द स्टोरी थ्रू द ग्रैंड मदर्स रियलाइजेशन दैट एवरीथिंग इज फ्यूटाइल इफ वन इज इलिटरेट एंड डिपेंडेंट इज वेरी इफेक्टिव इन मेकिंग पीपुल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एजुकेटेड। द स्टोरी थ्रू द ग्रैंड मदर्स रियलाइजेशन, कहानी में जब दादी माँ रियलाइज करती है कि एवरीथिंग इज फुटाइल, हर चीज़ बेकार है। इफ वन इज इलिटरेट एंड डिपेंडेंट, अगर वो आदमी इलिटरेट यानी अनएजुकेटेड है, डिपेंडेंट है, हर काम के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, तो उसका और बाकी सारी चीज़ फुटाइल है, बेकार है। ये रियलाइजेशन दादी माँ की ज़िंदगी में इज़ वेरी इफेक्टिव, ये बड़ा ही इफेक्टिव है, प्रभावी है, इन्फ्लुएंसिंग है इन मेकिंग पीपुल रियलाइज, लोगों को ये रियलाइज कराने में कि बीइंग एजुकेटेड का इम्पोर्टेंस कितना है, एक शिक्षित आदमी बनने में कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये रियलाइजेशन बताया कि अगर वो शिक्षित होती, दादी माँ एजुकेटेड होती, तो वो इतनी डिपेंडेंट नहीं बनती और एवरीथिंग उसको फुटाइल नहीं लगती। नेक्स्ट, एजुकेशन एम्पावर्स फ्रॉम विद इन एंड हेल्प्स टू सपोर्ट पर्सनल इंडिपेंडेंस।
और एक बात, एजुकेशन जो है वो अंदर से विद इन, अंदर से तुमको एम्पायर करता है, यानी तुम्हारा माइंड को स्ट्रांग करता है, हेल्प्स टू सपोर्ट पर्सनल इंडिपेंडेंस, तुम इंडिपेंडेंट बन सको, मतलब आत्मनिर्भर बन सको, इसमें भी सपोर्ट करता है एजुकेशन। द ग्रैंड मदर ओवरकम्स हर हेल्पलेसनेस बाय लर्निंग टू रीड एट द एज ऑफ 62। दादी माँ जीत गई हर मुश्किल को, हर हेल्पनेस को, जब वो लर्निंग यानी सीख गई टू रीड, पढ़ना 62 की उम्र में। दिस शोज दैट देयर इज नो एज लिमिट फॉर गेटिंग एजुकेटेड एंड बीइंग इंडिपेंडेंट। और ये कहानी बताया हमको कि कोई एज लिमिट नहीं होता है एजुकेटेड बनने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग है वोकाबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स। तो क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है द एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक इज यूज्ड इन द टेक्स्ट। चैप्टर में एक जगह है हाइड एंड सीक, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। ये जो लुक्का छुपी खेल के बारे में लिखा है, सुधा मूर्ति खेलती थी जब बच्ची थी, तो ऐसे वर्ड को कहते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल किसको कहते हैं, फिर भी डेफिनेशन दिया है नीचे देखो। बाइनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स। ये एक एक्सप्रेशन हमको देता है, मीनिंग देता है, जो बना है 2 वर्ड को लेके, यूजुअली लिंक्ड बाय ए कंजक्शन। दोनों वर्ड को एक कंजक्शन से लिंक किया जाता है, लाइक एंड और ये दोनों कंजक्शन है, इसके मदद से वो बाइनोमियल बनाया जाता है। दैट आर कॉमनली यूज टुगेदर इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। और ये फिक्स्ड ऑर्डर में रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इसको एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑड्स एंड एंड्स, राइट और रॉन्ग, ये सब बाइनोमियल है। तो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन क्या है देखो, मैच द बाइनोमियल्स इन कॉलम 1। यहाँ कॉलम 1 में कुछ बाइनोमियल दिया गया है 1 से लेकर 8 तक, विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। और कॉलम 2 में उनका मीनिंग दिया गया है और इसका मैचिंग करने के लिए बोला है। तो जवाब क्या होगा मैं बता देता हूँ। सिंक और स्विम 1 का आंसर होगा भी, डबल आई, सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। 2 ऑन एंड ऑफ का मीनिंग क्या होगा, भी होगा, समटाइम्स और ओकेजनली। 3 मिक्स एंड मैच का मीनिंग क्या होगा, आई, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट ए रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। 4 ऑल और नथिंग, इसका मीनिंग क्या होगा, भी ट्रिपल आई दिखता है, हाँ, समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल। 5 पार्ट एंड पार्सल, इसका होगा डबल आई, कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू। 6 पिक एंड चूज का मीनिंग क्या होगा, ट्रिपल आई होगा, चूज ओनली द बेस्ट थिंग्स और बेस्ट पीपुल। 7 सूनर और लेटर, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका होगा आई भी, एट सम टाइम इन द फ्यूचर। और लास्ट वन लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या होगा, भी आई, इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, जल्दी प्रोग्रेस करना। फिर नीचे और एक इंस्ट्रक्शन है देखो, नाउ यूज एनी 5 ऑफ द अबव बाइनोमियल्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये जो यहाँ तो लिस्ट में 8 है और ऊपर यहाँ 3 है, 8 3 11, ये 11 में से 5 बाइनोमियल को लेके 5 सेंटेंस अपने तरफ से बनाओ। तो तुम अपनी तरफ से बनाओ, अगर नहीं बना सकते तो मैं लिख दिया हूँ कुछ, उसको देख लो। यहाँ कुछ दिया हूँ सेंटेंसेस। 1 में सिंक एंड स्विम का बना है, और 2 में ऑन एंड ऑफ का बना है। 3 में देख लो, यहाँ 4 ऑल और नथिंग, 5 पार्ट एंड पार्सल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो अपनी तरफ से लिखना अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट देखो वोकैबुलरी सेक्शन 2 क्या बोल रहा है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो बॉक्स में जो सब वर्ड दिया है उसको पढ़ो। क्या लिखा है, अनहैप्पी, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, इरेस्पेक्टिव, इंडिपेंडेंट। ये सब क्या है पता है, इसमें प्रीफिक्स लगा है। किसी वर्ड में प्रीफिक्स अगर लगता है तो उसका मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ भी लिखा है देखो, दीज वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग सुइटेबल प्रीफिक्सेस। तो नाउ यहाँ देखो पैराग्राफ 2 में लिखा है, नाउ मेक वर्ड्स बाय एडिंग सुइटेबल प्रीफिक्स। और यहाँ कुछ प्रीफिक्स तुम्हारे लिए दिया गया है, ऑन, इम, डिस, इन, मिस, एक्स्ट्रा। और ये सारे जो नीचे हैं वर्ड्स, इसमें प्रीफिक्स लगा के इसका ऑपोजिट वर्ड बनाओ।
देखो पॉपुलर का अपोजिट है अनपॉपुलर, इसमें प्रीफिक्स लगा यूएन। बिलीफ डिसबिलीफ, प्रीफिक्स है डिस DIS। इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट, प्रीफिक्स है यूएन। रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट, प्रीफिक्स है DIS डिस। करेक्ट इनकरेक्ट, प्रीफिक्स है इन। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, प्रीफिक्स है डिस। अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड, प्रीफिक्स है मिस। ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रीफिक्स है एक्स्ट्रा। इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग, प्रीफिक्स है यूएन। पॉसिबल इम्पॉसिबल, प्रीफिक्स है IM। अब आते हैं वोकाबुलरी सेक्शन 3 में क्या पूछ रहा है देखो। आइडेंटिफाई एनी 5 वर्ड्स विथ प्रीफिक्स एक्स फ्रॉम द स्टोरी एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच। यानी 5 वर्ड निकालो जिसमें प्रीफिक्स लगा होगा। कहाँ से निकालोगे? स्टोरी यानी चैप्टर से, और अपना सेंटेंस बनाओगे उसको यूज़ करके। तो अपने तरफ से तुम अगर बनाओगे तो अच्छी बात, नहीं तो तुम्हारे लिए मैं जुगाड़ के लाया हूँ, देख लो, उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो नेक्स्ट सेक्शन I भी लिखा है। इन द सेंटेंस आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। ये एक सेंटेंस हमारे चैप्टर में है। तो इसी सेंटेंस में एक फ्रेज है। वो फ्रेज क्या है? पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। ये जो फ्रेज है इसको आइडम कहते हैं, जिसको कहते हैं रूढ़ी। इसका एक दूसरा मीनिंग होता है हमेशा। तो यहाँ पास्ड विथ फ्लाइंग कलर का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पेज। नाउ मैच द आइटम्स रिलेटेड टू लर्निंग गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। यहाँ कॉलम 1 में कुछ आइटम दिया है, उसका मीनिंग कॉलम 2 में दिया है, उसका मैचिंग करो। क्या होगा जवाब? सुन लो। 1 का होगा टू हीड द बुक्स, इसका जवाब होगा III टू स्टडी सीरियसली। 2 टू ड्रॉ ए ब्लैंक, इसका मीनिंग होगा भी, टू बी एबल टू रिमेंबर। 3 टू लर्न द रोप्स, इसका मीनिंग होगा VI, टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी। 4 टू रैक वंस ब्रेन, इसका मीनिंग होगा II, टू थिंक वेरी हार्ड। 5 टू लर्न बाय हार्ट, इसका मीनिंग होगा I, टू मेमोराइज समथिंग। और 6 बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मीनिंग होगा, जो बच गया I भी वही होगा, टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट। अब आते हैं वोकाबुलरी सेक्शन B में। क्या लिखा है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। बोल रहा है ये सब टेक्स्ट यानी चैप्टर का सेंटेंस है, उसको पढ़ो और उसको वर्ब को अंडरलाइन यानी मार्क करो। क्या देखेंगे हम? देखो, सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा व्हिच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नॉवेल बाय दैट टाइम। इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेस है, यानी 2 सेंटेंस को मिलाकर ये एक सेंटेंस बनाया गया है। इसके अंदर 2 टेंस फॉर्म है, एक है पास्ट सिंपल, दूसरा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल कौन सा है? आई बॉट काशी यात्रा। पास्ट परफेक्ट कौन सा है? व्हिच हैड बीन पब्लिश्ड। एक है पास्ट सिंपल, दूसरा है पास्ट परफेक्ट। जिसको पास्ट सिंपल में लिखा गया है वो क्यों लिखा गया, जिसको पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है, समझ लो। ये 2 काम है, एक है पब्लिश होना, दूसरा है काशी यात्रा खरीदना। तो पहले पब्लिश हुआ, बाद में खरीदा गया। जो काम पहले हुआ अर्लियर, उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट सिंपल में लिखते हैं। तो इसी के आधार पर तुम्हारे लिए यहाँ एक्सरसाइज दिया गया है। 2 एक्सरसाइज इसमें, एक I और एक II में। हम पहले I देखते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है देखो। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी हर सेंटेंस में 2-2 ब्रैकेट है, 2-2 ब्रैकेट में 2-2 वर्ब दिया गया है, उसको सही तरह यूज़ करो। यानी एक को पास्ट सिंपल करो, दूसरे को पास्ट परफेक्ट करो। कैसे करेंगे? पढ़ेंगे, समझेंगे। पहले जो काम हुआ पास्ट परफेक्ट, बाद में जो काम हुआ पास्ट सिंपल। यहाँ देखो, व्हेन द डेलीगेट्स अराइव एट द कॉन्फ्रेंस द की नोट स्पीकर ऑलरेडी बिगिन द सेशन। की नोट स्पीकर ऑलरेडी सेशन शुरू कर चुका था और डेलीगेट बाद में पहुँचे। तो पहले शुरू हुआ, ये हो जाएगा हार्ड ऑलरेडी बिगन, और बाद में पहुँचे ये हो जाएगा अराइव्ड, पास्ट सिंपल। क्वेश्चन नंबर B, आफ्टर द स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑनलाइन दे स्टार्ट वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट। यानी स्टूडेंट पहले सीखे
कि कैसे फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर वो स्टार्ट किए वेरीफाई करना इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले। तो लॉन किए पहले, इसलिए ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट यानी हार्ड लॉन्च, हार्ड वर्ब 3। बाद में स्टार्ट किए तो ये हो जाएगा पास्ट सिंपल यानी स्टार्टेड। ठीक इसी तरह सी, बिफोर किरण स्टार्ट यूजिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म शी एंश्योर हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन, यानी डिजिटल पेमेंट स्टार्ट करने से पहले वो अपनी अंडरस्टैंडिंग एंश्योर की, किसके बारे में, फ्रॉड के, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। तो पहले एंश्योर की, इसलिए ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट यानी हार्ड एंश्योर्ड, और वो हो जाएगा स्टार्टेड पास्ट सिंपल। डी को आ जाओ, बाय द टाइम वरुण रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग ही एडजस्ट मोस्ट ऑफ ही सेविंग्स, जब तक वरुण रिकॉग्नाइज की बजटिंग की इम्पोर्टेंस, वो अपना सेविंग खर्च कर चुका था। तो पहले खर्च किया, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट यानी हार्ड एग्जॉस्टेड। बाद में रिकॉग्नाइज किया तो ये हो जाएगा पास्ट सिंपल यानी रिकॉग्नाइज्ड। क्वेश्चन नंबर ई देखो, व्हेन रघु लॉग इन टू द साइबर सिक्योरिटी वेबिनार द इंस्ट्रक्टर ऑलरेडी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इंस्ट्रक्टर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इम्पोर्टेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था जब रघु लॉग इन किया। तो पहले ये काम हुआ तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हार्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड, और लॉग इन बाद में हुआ, ये होगा पास्ट सिंपल यानी लॉग्ड इन। ठीक इसी तरह डबल आई में जो पैराग्राफ दिया है तुमको समझना है कौन सा काम पहले हुआ कौन सी काम बाद में हुआ, उसी हिसाब से वो आंसर लिखना है। मैं तो समझा दिया रूल और कुछ प्रैक्टिस भी बता दिया। तो ये पैराग्राफ तुम समझ के अपने तरफ से करो, जिसको समझ में नहीं आया वो जवाब देख लो। ये रहा जवाब, जिस तरह मैं समझाया रूल के हिसाब से, उसी हिसाब से ये जवाब बनाया गया है। तो चेक कर लो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।